अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। कल भी हमने जिक्र किया था कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो कहा था कि इस वक्त जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो दुरुस्त नहीं है, उसे तब्दील करना होगा, यानी कि बिजनेस एज यूजुअल जो है वो नहीं चलेगा। और इसी जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम है, इसके साथ जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, उन्होंने भी खिताब किया था और कमोबेश उसी तरह की बातें की थी, बल्कि वो एक स्टेप आगे भी गए थे। तो ये जो अब सारी बातें हो रही हैं, जो अहम ओहदेदार हैं गवर्नमेंट में जिनका एक असर रसूख भी है, ये जो बातें कर रहे हैं कि हमें जो अपना एज यूजुअल बिजनेस एज यूजुअल मॉडल को तब्दील करना होगा, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्या वाकई ही जेन्युइनली अगर हम इकोनॉमिक मॉडल को देखें जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ तब्दीली आने वाली है, या शहबाज ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ, जब ज़ाहिर है कि इस तरह की पब्लिक डिस्कशंस डिबेट्स होती हैं तो हम फ्रस्ट्रेशन का इजहार तो ज़रूर करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब पॉलिसी मेकिंग होती है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो फिर वहां पर आपको अंदाजा होता है कि कहना तो बहुत आसान है बट एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। देखिए, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद ने और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं SIFC के जनरल सरफराज ने, उन्होंने जो बातें की हैं वो चीज़ें हैं जो कि एक फीडबैक है, जो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की, पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जो मीडिया एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से, और फीडबैक जो ग्राउंड से है उसकी वो रिफ्लेक्शन है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, वो उसमें आपको तरक्की का रास्ता नज़र नहीं आता। आपको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बिल्कुल मिली, जिसको जनरल सरफराज ने अप्रिशिएट भी किया कि जो एफर्ट्स थी इकॉनमी की टीम की, जिनका उन्होंने नाम लिया कि उनके एफर्ट्स की वजह से जो आज से 2 साल पहले जो एक अनहोनी होने की बात की जा रही थी वो अब बात नहीं है। मतलब हम दिवालिया नहीं हो रहे, हम स्टेबलाइज कर गए, लेकिन स्टेबलाइजेशन के आगे की जो कहानी है उसके ऊपर ये जो है वो सारी डिस्कशन थी। और इसमें जैसे आपने कहा कि कैंडिडेट डिस्कशन थी, और कैंडिडेट डिस्कशन का मकसद ही यही होता है कि आप जो एक ट्रू मैसेज है उसको पहुंचाया जाए। सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। 3 अगर मेजर इवेंट्स देखें इस हफ्ते के, जिसमें जो एक लेबर फोर्स सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर आया, जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो उस चीज़ की अक्कासी करता है जो इन दोनों अहम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट, 10 माह के अंदर 6,15,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर नौकरियों की तलाश में जा चुके हैं। उसके अलावा सैकड़ों ऐसे अफराद हैं जिनको एयरपोर्ट्स पे ऑफलोड कर दिया जाता है। वो इतने डेस्परेट होते हैं जाने के कि समटाइम्स उनके जो कागजात हैं वो भी पूरे नहीं होते, और जो एजेंट्स होते हैं वो उनको मैनिपुलेट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, जैसे हमने कल के प्रोग्राम में बात की कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो हमारा स्टेगनेशन का एक फेज चल रही है, ये मजीद आगे चल नहीं सकती। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो करंट ग्रोथ मॉडल है वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान की जो एक पॉपुलेशन है 250 मिलियन की, उसकी जरूरियात को पूरा करे। इसी चीज को आगे लेके चले जनरल सरफराज, जिनका सेशन जो है गवर्नर स्टेट बैंक के सेशन के दिन के बाद हुआ था। उन्होंने बड़ी कैंडिड डिस्कशन की, 3-4 बड़ी चीजें उन्होंने कवर की, जिसमें एक चीज तो ये कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, उसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितनी आ रही है और क्यों नहीं ज्यादा आ रही, फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, उनसे भी उन्होंने गिला किया कि आपने जो एक ब्रोकन एक सिस्टम था मुल्क का, उसका फायदा उठाया आप लोगों ने, और फिर जो पाकिस्तान से आप पैसा कमा रहे हैं वो पाकिस्तान में आप नहीं रख रहे हैं, मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। तो इस किस्म की कॉन्वर्सेशन थी। तो आई वुड वेलकम इट, आई वुड रादर अप्रिशिएट इट इन अ सेंस कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पब्लिक में आए, अपने आप को वो आके डिफेंड भी करें, और फिर वो जो है वो रीजंस दें कि क्यों मामला जिस तरीके से आगे चलने चाहिए थे नहीं चल रहे, बावजूद इसके जो सब लोगों बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ 2 तरह के ज़ाहिर के रोने रोते हैं। एक तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जो सबसे बुराइयों की जड़ है कि जितना टैक्स आवाम को या जिस तबके को देना चाहिए वो टैक्स आप उतना देते नहीं हैं, रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होता है, वसाइल हमारे पास कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर आप बिजनेसमैन से बात करें या आम लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि जो हुकूमतें, ना सिर्फ ये हुकूमत बल्कि माजी की भी जो हुकूमतें हैं, वो कोशिश यही करती हैं कि जितना आवाम को निचोड़ सकें या हर तबके को निचोड़ सकें वो निचोड़ते हैं। यहाँ पर जो जनरल सरफराज हैं वो ये कह रहे हैं कि, और बिजनेस कम्युनिटी से कह रहे हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, कि ये बिल्कुल उनका गिला जाब है कि जी जो जिस तरीके से टैक्सेशन का निज़ाम है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, टैक्स कट्स की ज़रूरत है। तो कौन सा पर्सपेक्टिव यहाँ पे दुरुस्त है? क्योंकि आगे चल के हम रेवेन्यू के शॉर्ट फॉल उस पर ही बात करेंगे। तो ये जो डिबेट है अभी हम कुछ सेटल कर पाए कि क्या
हमारे यहाँ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग टैक्स नेट में नहीं आते, या ये इट्स द अदर वे राउंड? कामरान, इसकी एक एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं इस्लामाबाद में, और अगर आप कैश पे करें तो 18% जीएसटी है, जिसका आपको पता भी नहीं होता कि वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और अगर आप डिजिटल करेंसी मोड में डिजिटल करेंसी तो नहीं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो 5%। अब बड़े खुश होकर उनको कार्ड देते हैं, जाओ इस पे जाके टैक्स भी काटो और ताकि मुझे भी बेनिफिट हो। तो 5% वर्सेस 18%, चॉइस इज वेरी क्लियर। इस वक्त जो बात जनरल सरफराज ने की है वो रिफ्लेक्ट करती है जो हम बात कई सालों से किए जा रहे थे कि बस कीजिए, टैक्स का जो आपने बोझ डाल दिया है वो बहुत ज्यादा अब नहीं चल सकता। जो डिबेट है उसको जानबूझकर अखराजात वाली साइड पे नहीं लेके जाया गया। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ जनरली जो पाकिस्तान में डिबेट होती है, पाकिस्तान के जो माली मामला थे उसके हवाले से, उसको टैक्स की तरफ लेके जाया जाता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत लो है। बहुत मान लिया अखराजात में कमी नहीं हो सकती, बेमहकमे वज़रा लगाए हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उस तरफ कोई बात नहीं करता। तो उनका बिल्कुल उनकी बात ठीक थी कि जो सारी जो डिबेट है वो चली गई है टैक्स की तरफ, और टैक्स में भी उन्होंने बड़ा कैंडिडेटली कहा कि उसका जो शिकार है वो आप लोग हैं। उन्होंने जो बिजनेस कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है, एफबीआर आ जाके इनको फर्दर जाके टाइट कर देता है, इनसे मजीद टैक्स लेने की कोशिश करता है, ये निजाम आगे नहीं चल सकता। उसके साथ उन्होंने फिर सोल्यूशन भी बता दिया, जो हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर भी की थी आज से 1 माह पहले तकरीबन, कि हुकूमत एक प्लान के ऊपर गौर कर रही है 1000 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ देने की बिजनेसेस को, जिसमें जो 3 बड़ी बातें जो जनरल सरफराज ने भी की और हमने अपनी खबर में भी लिखी थी कि जो इनकम टैक्स का रेट है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वो 29% है, उसको कम करके करे 25% होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, डिफिकल्ट पार्ट है बट होना चाहिए। फिर सुपर टैक्स है, उन्होंने कहा जी कि एडहॉक अरेंजमेंट था, परमानेंटली चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। अगर जनरल सरफराज कह रहे हैं, अब जनरल सरफराज कौन है? ही इज द 3rd मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन दी SIFC सेटअप। SIFC को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ जो को चेयर है वो फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ हैं, और उसके बाद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स को को चेयर करते हैं, तो वो जनरल सरफराज हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और वो ये बात करते हैं। अगर वो बात करें इसका मतलब रियलाइजेशन है। तीसरी चीज उन्होंने कहा, इसमें मैं एक बात ऐड करूं, बिकॉज ही इज अ सर्विंग 3 स्टार जनरल, तो यूजुअली जब वो ये बात कर रहे हैं तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि वो पूरे एक इदारे का, ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसके व्यू को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो एक इंडिविजुअल का व्यू है। इसका मतलब है कि वो व्यू जो, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है इस वक्त, उसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा क्लियर किरदार है, वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो या बाकी जो मामलात हो, तो वो इसका मतलब है कि रियलाइजेशन सिर्फ इंडिविजुअल की हद तक नहीं है बल्कि पूरे इदारे के अंदर भी है। एग्जैक्टली देखिए, जो SIFC है, बल्कि जो आपने इसके रोल का भी जिक्र किया आर्मी का, वो आर्मी का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की गई थी और करके जो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट आर्मी के रोल का हिस्सा है। अब बाकायदा जो SIFC भी बनी है पार्लियामेंट के कानून के तहत बनी है, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लॉ है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो अब मिलिट्री का जो रोल है वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। लोगों को इस पर कन्फ्यूजन रहती है कि मिलिट्री क्यों इंटरवीन कर रही है, क्यों इन मामलात में इंटरफेयर कर रही है। पार्लियामेंट ने कानून पास किया है और इस पर डिबेट हो सकती है कि क्या वो कानून ठीक है या नहीं है, इट्स अ लीगल थिंग। अच्छा, तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि जो डिविडेंड इनकम टैक्स है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर वो भी लगा हुआ है, तो सारे टैक्सेस को मिला लें, उनके इफेक्टिव रेट जो 50% उन्होंने बोला, जो कि एक्चुअली 60% से भी ज्यादा है, क्योंकि जब तक ये रेट्स कम नहीं होंगे लोगों के लिए कंपेटिटिव नहीं होगा वो काम करना। फिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की, उन्होंने जी अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 11-12% पे नहीं रह सकता। उन्होंने जी इन्फ्लेशन कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद कई दफा ये बात कह चुके कि इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए, वजीर खजाना कह चुके हैं कम होना चाहिए, नहीं हो रहा। तीसरी चीज जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट के ऊपर भी वो मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए भी एक खुशगवार हैरत थी, उन्होंने ये बात की है। नॉर्मली एक तासुर ये है कि एक्सचेंज रेट जो अगर आर्टिफिशियली मेंटेन हो उसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, बट इन्होंने ये कहा कि एक्सचेंज रेट को आप आर्टिफिशियली मेंटेन नहीं कर सकते, आपको उसको ठीक करना है, और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा जी कि आप उसका जो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए वो प्रैग्मेटिक हो, वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता हो। तो ये इसके अलावा जो एक और जो चीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनकी जो, अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आप बाद में, ये जो एक यहाँ पर कुछ चीज़ों को, पहले आप कानून की भी बात कर रहे थे, अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ज़ाहिर है कि ये डिटर्मिन करता है स्टेट बैंक की मॉनेटरी कमेटी है, और पता है कि जो स्टेट बैंक का नया कानून भी आया था तो उसमें जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं होता, वो जो मॉनेटरी कमेटी है वो खुद डिसाइड करती है। और स्टेट बैंक का जो नया कानून था पर्पज ही यही था कि उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो यहाँ पर डू यू थिंक कि ये जस्टिफाई करता है कि गवर्नमेंट, अगर ठीक है गवर्नमेंट की ख्वाहिश, अमेरिका में भी ये डिबेट चलती रही है, ट्रंप कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, लेकिन वहाँ के उनके रिजर्व बैंक के जो
जो भी कमेटी है वो जो मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक फैसला करती है। तो यहां पर डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच, ये कन्वे करना कि नहीं जी ये 11% तक हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते, यू आर एक्चुअली कन्वेइंग अ मैसेज टू द मॉनेटरी कमेटी कि नहीं इसको आप कम करें? देखिए कामरान, मैं पिछले मुझे याद नहीं 1 साल या उससे कम अरसे से मैं अपनी हर खबर पे जो मैं खबर करता हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर हर महीने, जो अगले हफ्ते भी करूंगा जब नंबर आएगा नवंबर का, उसमें ये मैं मुसलसल लिख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट को गैर हकीकी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाई रखा हुआ है। ठीक है, मेरे जैसा बंदा लेमैन वो उसको ये समझ आ रही है, तो जो पॉलिसी मेकर्स है वो क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि जो IMF का प्रोग्राम है उसके तरह अपने कमिटमेंट्स दी हुई है और वो गलत कमिटमेंट है। याद अब मसला ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है ये SIFC कहे तो वो डिक्टेशन है मॉनेटरी पॉलिसी को, और वही डिक्टेशन अगर IMF दे तो वो ठीक है। मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना। आजाद पॉलिसी का मतलब ये होता है कि फिर हर तरफ से आजाद, फिर वो अपने फैसले खुद अपनी अकल के बेस पे और अपने जो फैक्ट्स उसके सामने होते हैं उसकी बेस पे अपने फैसले करें। वो तो हो नहीं रहा। जो बोर्ड है उसको डिक्टेट किया जाता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसको डिक्टेट किया जाता है IMF की तरफ से थ्रू जो भी वहां पे उनका एक अरेंजमेंट है। तो ये चीज गलत है। अब आ जाते हैं FDI के ऊपर। FDI एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है SIFC के ऊपर कि जी जो है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रही। तो उसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने बता दिए कि इंटरेस्ट रेट आपका हाई है, एनर्जी कॉस्ट आपकी हाई है, आपके टैक्सेस हाई हैं, तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आए। एक और जो इसके अंदर ही अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि जब हम FDI की बात करते हैं तो जब उन्होंने कहा एज एन इकोनॉमिक डिप्लोमेट मैं मुल्क से बाहर जब दूसरों से इंटरेक्ट करता हूँ या यहाँ पे जो लोग आते हैं तो वो कंजम्पशन लेड जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उनको जब कहते हैं कि जब हम उनको ये कहते हैं आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएं, एक्सपोर्ट जो लेड आपकी जो इंडस्ट्री है जिसे एक्सपोर्ट्स बड़े पाकिस्तान की, आप उसमें पैसा लगे तो उसमें वो पैसा नहीं लगाते। तो कहते ये एक बड़ी अच्छी बात है उनकी जी कि आपको गुड FDI और बैड FDI में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले एक तासुर शायद ये था कि बाहर से FDI आनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, चाहे कहीं तरफ से भी आए। तो ये अगेन ये चीजें हम अपने आर्टिकल्स में मैं कई दफा खुद लिख चुका हूँ। यहाँ पर मेरा एक नुक्ता है, देखें कोई भी जो ये बातें बिल्कुल उनकी ठीक है, कोई भी जो बिजनेसमैन है वो मेरे ख्याल में अपना जो सरमाया है उसका तहफ़्फ़ुज़ पहले देखेगा, सबसे पहले देखेगा। कोई भी वेंचर वो शुरू करेगा तो उसमें उसको कितना प्रॉफिट है। तो अगर कोई भी वो लोकल इन्वेस्टर हो या बाहर से कोई इन्वेस्टर आ रहा है, अगर वो ऐसे सेक्टर में करना चाहता है जहां पे उसको सबसे ज्यादा मुनाफा नजर आ रहा है, उसको पता है 25 करोड़ का ये मुल्क है, कंजम्पशन वाले सेक्टर में जाएगा ज्यादा फायदा होगा। अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट लेड में जाएगा तो मे बी उसको इंतजार करना पड़े। तो जो बिजनेसमैन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि उसको किस चीज में कितना प्रॉफिट है। तो वो इन्वायरमेंट किसने क्रिएट करना है? अगर आपके मुल्क में वो इन्वायरमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकते कि जिसमें लोग ये सोचने पर मजबूर हों कि नहीं मैं अगर इस सेक्टर के बजाय इसमें करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो कसूर तो हमारा है ना। कामरान ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज टू वे ट्रैफिक। अगर कोई बाहर से गैर मुल्की सरमायाकारी लेके आ रहा है वो इसलिए लेके आ रहा है कि मेरे मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, वो मेरे पे एहसान करने नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इंडिया ने भी इतना फ्री जो है उन्होंने रिजीम नहीं बनाया हुआ। मैं बल्कि मुझे याद पड़ता है FDI जिस किस्म की पाकिस्तान में आ रही है इसकी क्वालिटी के ऊपर मैं चंद माह से कई सालों से लिख रहा हूँ, शायद मोर देन अ डेकेड मैंने इस चीज को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि कौन सी FDI की आप लोग बात कर रहे हो जिसमें कल पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। जो प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन है ये एक इशू है। ठीक है, तो आप दूसरी कंपनियों को उनका मुनाफा देते वक्त खुद दिवालिया हो जाएं, आप तो ना लेना। आप FDI वहां पे लें, वो पाकिस्तान में आए, सरमायाकारी करे। आपने जो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है, गवर्नमेंट इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे, उनको कंपेटिटिव करे ताकि वो वियतनाम में, बांग्लादेश में, इंडिया में जाने के बजाय पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके वो यहां पे भी अपना माल बेचे और मुल्क से बाहर भी बेचे। बहरहाल इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी, अच्छा लगा उनको इसलिए आज से कि कम से कम आगे उन्होंने अपनी चीजों को जो भी था डिफेंड किया। नाज़रीन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल FDI इस वक्त जो नेट है वो $1.2 बिलियन से ज्यादा नहीं है, कम से कम डबल होनी चाहिए। उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल अभी उस तरीके से नहीं है जिससे फौरी आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिले। उन्होंने लोकल इन्वेस्टर जो है उनको भी एड्रेस किया और जिसमें एक जो चीज बड़ी अहम थी उन्होंने कही कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सरमायादार है जो यहाँ से वो जो मुनाफा कमा रहा है वो पाकिस्तान में नहीं रख रहा, बाकी मुल्कों में लेके जा रहा है, जिसका उन्होंने कहा गिला भी किया और कुछ लोगों ने नाम भी लिए कि वो आप जाके मिस्र में, सऊदी अरेबिया में जाके अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान में बेहतर अपना काम करे, पाकिस्तान के अंदर से वो ये चीजें यहाँ बना के दुनिया को बाहर वो बेचें। अगर आप इसको समराइज करें जनरल सरफराज की डिस्कशन को, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिस्कशन को, उनके जो पॉइंट्स को, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा क्रेडिबल इकोनॉमिक प्लान नहीं है जो कि पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल ग्रोथ दे सके,
नौकरियां पैदा कर सके, और यहाँ पे हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं और बच्चियां जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं नौकरियों की तलाश में, वो पाकिस्तान रुके यहाँ पे काम करें। जब तक ये नहीं होगा, आप उड़ान पाकिस्तान कोई फायदा नहीं है, स्टीफन डर्कन का प्लान कोई फायदा नहीं है, IMF के 3 ईयर प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है, और जो सबसे अहम बात जो SIFC की तरफ से आई कि पाकिस्तान के पास कोई इकोनॉमिक प्लान है ही नहीं, और ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उन लोगों के ऊपर, इकोनॉमिक टीम के ऊपर, कि वो 2 साल से कर क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जो FBR की टैक्स कलेक्शन है पहले 5 माह की फाइनेंशियल ईयर का, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जो शॉर्टफॉल है अब बढ़कर 428 अरब रुपए हो गया है। और इसके साथ ही फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो रिपोर्ट मंजरेआम पर आई थी इसी हफ्ते, उसमें FBR से मुतालिक भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं। खास करके जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है, FBR का ही एक इदारा है, उसमें जो नेटमेंट से मुतालिक और जो इसके फंक्शंस को आउटसोर्स करने से मुतालिक कुछ खदशात का इजहार किया कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी है, ये यहाँ पर कोई इसकी वायलेशन हो रही है। तो क्या असल में इशू है, IMF को क्या एतराज है इस मामले के ऊपर? अब देखिए कामरान, जो प्राल है पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, जो आपके टैक्स पेयर्स का जितना भी डाटा है, उनके कंजम्पशन पैटर्न, उनकी सेल्स, उनकी आमदन और जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, सारी जो चीज़ है वो ज़्यादातर तो प्राल के पास, और जो इंटरनेशनल ट्रेड का डाटा है वो अब उसकी जो कस्टोडियन है वो एक और अदारा जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है उसके वो बन गया है। तो इसके हवाले से जब गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले बोर्ड तब्दील किया तो उस वक्त आइडिया ये था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक पॉलिसी आएगी, क्योंकि जो बोर्ड के ऊपर अब नए लोग आए हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो IT बिजनेस से उनका ताल्लुक है, तो नेचुरली आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है बनता है। मसला ये होता है कि जब आपने किसी एक्सपर्ट को हायर करना है तो वो सेक्टर का एक्सपर्ट होगा, तो जब वो सेक्टर का एक्सपर्ट होगा तो उसका कहीं ना कहीं कोई कारोबार भी रहा होगा, तो उसी चीज़ को, उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, इशू को एड्रेस करने के लिए फिर कुछ इन्होंने जो अपनी कोर फंक्शंस उसको आउटसोर्स करने की बात कर रहे थे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक पॉलिसी आनी थी। मैंने इसके हवाले से खबर की थी फरवरी इसी साल कि नया जो बोर्ड है उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी पे साइन किए बगैर जो काम है वो करना शुरू कर दिया। तो ये जो अब IMF की रिपोर्ट आई है उसमें उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है कि और उसमें इस चीज़ का उन्होंने सीरियस इस पर कंसर्न शो किया IMF ने कि प्राल के अंदर जो इस वक्त हायरिंग हो रही है ये बगैर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किए बगैर हो रही है, और उन्होंने खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ये कि बहुत सारे जो अपने कोर फंक्शन उसको आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, तो इनके कमेंट्स तो इनके बनते हैं। बट इस खबर के छपने के बाद जब ये हमारे अखबार में जब खबर छपी तो मुझे प्राल के कुछ बोर्ड मेंबरान ने अनऑफिशियली रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि IMF की ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जब फरवरी की बात थी तो तब तो ठीक बात ये थी, अब हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो एक उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी हमने साइन करके जो प्राल की मैनेजमेंट है उनके हवाले कर दी है। तो ये भी एक बड़ी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी मौजूद है और वो साइन भी करके बोर्ड मेंबरान दे चुके हैं, तो फिर IMF की रिपोर्ट जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर ये मिस इन्फॉर्मेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई है, और जो ट्रू पिक्चर है वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। क्योंकि अगर उनकी बात ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि IMF की रिपोर्ट में गलती है, तो अगर IMF की रिपोर्ट में गलती है तो फिर ये कोई छोटी गलती नहीं है। नहीं, और IMF की रिपोर्ट में आपको पता है कि ये रिपोर्ट तो बहुत पहले आनी थी और गवर्नमेंट ने और मुतलका इदारों ने इसको रिव्यू किया, तो कहीं ना कहीं जो इसको रिव्यू कर रहे थे अगर उनसे ओवरलुक हुआ है, क्योंकि पर्पस यही होता है ना जब आप रिव्यू करते हैं, अगर कहीं कोई चीज़ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो वहां पे आप पॉइंट आउट करें। तो इसका मतलब है कि जो भी इस रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे थे पाकिस्तान की साइड से उन्होंने भी इसको पॉइंट आउट नहीं किया। देखिए अभी तक तो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया इस चीज़ के ऊपर, और होपफुली जो भी रिएक्शन आएगा वो IMF के ये रिपोर्ट के ऊपर ही होगा, हमारे ऊपर ये उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये ऐसा नहीं है कि एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी जैसे आप कह रहे हैं कि वो आई और फिर वो पब्लिश हो गई। मतलब ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट के पास जुलाई में आया हुआ था, उसके बाद इनकी मल्टीपल एक्सचेंजेस हुए हैं ड्राफ्ट के ऊपर, तो हर एक चीज़ को गवर्नमेंट ने दोबारा रिव्यू किया, देखा है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को हार्म कर रही हो, और जिस हद तक इन्होंने कोशिश की कुछ चीज़ें निकलवा भी दी, पर उसके बावजूद जो छपा वो काफ़ी वो उसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अभी तक उसको डिफेंड करने में मुश्किल, बल्कि इसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास। अब हुकूमत के अंदर एक बहस चल पड़ी है कि ये जो रिपोर्ट्स है में डैमेज हुआ है पब्लिक की आइज़ में, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हैं, इसका हम डिफेंस कैसे अब दें। तो डिफेंस देने के लिए कि हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा,
उसके हवाले से कुछ मुलाकातें हुई हुकूमत के अहम हुकाम की, तो एक दूसरे पे डाला जा रहा था। कोई कह रहा था कि वज़ीर ख़जाना को देना चाहिए, कोई कह रहा था वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना को इसका देना चाहिए, कोई कह रहा था कि खामोशी से रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ कर दी गई, उससे पहले कोई इन हाउस कोई मीटिंग्स नहीं हुई, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। तो काफ़ी ज़्यादा अब वहाँ पे जो है ना एक ब्लेम गेम भी चल रही है। तो हो सकता है कि आइंदा हफ्ते आप देखें कि कुछ लोग फाइनली सामने आके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये जो शॉर्ट फॉल है पहले 5 माह में, और आज हफ्ता भी है, हफ्ते वाले दिन बैंक्स बंद होते हैं, लेकिन एफबीआर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो शॉर्ट फॉल ज़ाहिर है कि इतना तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जितने मजीद पैसे वो इकट्ठे कर सके और वो शॉर्ट फॉल कम से कम नजर आए। तो ये जो शॉर्ट फॉल वाला मामला है ये तो अब बढ़ते ही जा रहा है, तो ये सरप्राइजिंग तो नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। मैं तो कब से कह रहा हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, गाड़ियां देने से, तनख्वाहों को 4 गुना करने से तो आपका शॉर्टफॉल कम नहीं होगा। जब इकॉनमी चल नहीं रही, इन्फ्लेशन लो है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही, जो अहम इस्लाहात करनी है उसको ठीक नहीं कर पा रहे, प्राल जो इसका डाटा है जिसके ऊपर हुकूमत का इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन का भी फोकस है, उसके हवाले से IMF की इतनी एडवर्स रिमार्क्स आ गए। बल्कि ये FBR की चीज़ें करने से पहले जो उनकी रेवेन्यू परफॉर्मेंस है, जो 3-4 वो गाड़ियां अगर हमें दे देते तो शायद हम थोड़ा बल्कि बेहतर तरीके से उनका केस प्रेजेंट करते तो मामला ही हल हो जाता। नहीं तो किसी ने बताया नहीं। अभी चेयरमैन FBR से दरखास्त करता हूँ कि एक गाड़ी तो कम से कम वो दे देना, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ताकि, लेकिन आपके स्टेटस की नहीं है, जो गाड़ी आपके पास है उसमें उस तरह की 4 गाड़ियां आ जाती हैं। छोड़िए, वो फिर सारों को ना देना, उसमें इकट्ठा करके जो अच्छी गाड़ी आती है वो देंगे तो नहीं, उसके ऊपर फिर ऑडिट वगैरह भी बन जाएगा, फिर आपका वो नाम आ जाएगा लिस्ट में, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए 3-4 और बड़े इसके अंदर अहम जो उनके रिमार्क्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर प्राल के हवाले से। फिर FBR के रेवेन्यू की बात करते हैं कि जो प्राल जो है उसका जो सिस्टम है वो उसके अंदर जो डाटा मैनेजमेंट को ओवरसी कर, जो रिस्क ओवरसी करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये बड़ी ही एक खतरनाक किस्म की उनकी ऑब्जर्वेशन है। फिर वो कह रहे हैं कि इनके जो रिस्क रजिस्टर है वही इन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ प्राल ने। और तीसरी चीज़ ये कि जो इनके ट्रांजैक्शन की जो लॉग्स हैं उनको प्रोएक्टिवली नहीं देखा जाता। जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई डाटा लीक हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो फिर जाके ट्रांजैक्शंस के लॉग्स को देखते हैं। तो आई होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना एक रिस्पॉन्स देगी। अभी तक एक्टिव इनका या परमानेंट कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी तक प्राल में कोई अपॉइंट नहीं हुआ, एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं ब्रीफली रेवेन्यू की, टाइम हमारे पास कम है। परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, हफ्ते को दफ्तर खुलवा के तो कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि जो आपको पैसे आने हैं दिसंबर में, आप नवंबर के ले लो, छुट्टी के आखिरी दिन, बल्कि जो ऑफिशियल नाज़रीन वो तो आपको पता है कि वर्किंग डे फ्राइडे लास्ट ही होता है। इसके बावजूद हफ्ते को बैंकें खुलवाई गई और FBR की कुछ कोताही जो है उसको कम करने के लिए बैंकों को किया गया कि वो अपने ऑफिस खोलें और हुकूमत को कुछ पैसा इकट्ठा करके दें। जो 5 माह की परफॉर्मेंस है कोई बिल्कुल भी शानदार नहीं है। 5,143 अरब रुपए का हदफ था और जुमे की शाम तक, ये हम जुमे तक के नंबर्स आपको दे रहे हैं, 4,714 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा किया। 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और ये इसके बावजूद है नए टैक्सेस लगाए गए, बहुत सारे ड्रैकोनियन किस्म के इन्होंने कवानीन भी लेके आए कि जी हम लोगों को कारोबार नहीं करने देंगे, अगर वो अनरजिस्टर्ड है हम लोगों को गाड़ी नहीं खरीदने देंगे, उनको घर नहीं खरीदने देंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे, टैक्स तो जरूर लेंगे। नतीजा ये है कि 5 माह में जो प्रोविजनल नंबर है जो 10-15 अरब से इंप्रूव भी कर सकते हैं, 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तमाम के जो हदाफ हैं वो जो है वो मिस हुए हैं। जो कस्टम ड्यूटी का हदफ है वो थोड़ा सा अचीव हुआ है। तो यहाँ पे एडहॉक मैजेस लेने की बजाय, 4 गुना तनख्वाह करने की बजाय, गाड़ियां देने की बजाय उन चीजों पे फोकस किया जाए जिससे निजाम बेहतर होगा, इकोनॉमी चलेगी तो टैक्सेस आ जाएंगे। अगर इकोनॉमी को रोक के टैक्स लिए तो फिर यही नतीजा निकलेगा। यहां से छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं हर गुजरते दिन के साथ उसमें कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस हफ्ते 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका अफगानिस्तान अफगान तालिबान की हुकूमत के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात हुए थे, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान की फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो फिर जो मीडिएटर्स थे कतर और तुर्की, उनकी कोशिशों के नतीजे में 19 अक्टूबर को जंगबंदी करवा दी गई थी और उसके बाद 2 अदवार मुज़ाकरात के इस्तांबुल में हुए। उन मुज़ाकरात में कोई खातिर खा नतीजा तो नहीं निकला, जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो हल तो नहीं हुआ, लेकिन फरीकैन के कहने के ऊपर उस सीज फायर को बरकरार रखा गया। लेकिन अब वो जो सीज फायर है
आप समझ सकते हैं कि वो ख़त्म हो गई है। इसके हवाले से कल जो पाकिस्तान के वजारत खारजा है उनके तर्जुमान की जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पाकिस्तान की पोजीशन को क्लैरिफाई किया कि इस वक्त तो सीज़ फायर होल्ड नहीं कर रही, और उन्होंने वजाहत भी की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो जंग बंदी थी, ये जो दो रिवायती हरीफ होते हैं, जंगें लड़ी जाती हैं, ये उस तरह की सीज़ फायर नहीं थी। इसकी बड़ी वाज़ेह कंडीशन थी कि अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे, और नतीजा अब यह है कि पाकिस्तान का यह मौकफ है कि यह सीज फायर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही पाकिस्तान मुस्तकबिल को लेकर के कोई ज्यादा उम्मीद अफजा है कि यह सीज फायर बरकरार रहेगी। तो यह सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, क्योंकि यूजुअली जो फॉरेन ऑफिस होता है, बाकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं पॉलिटिशियंस की, उसको आप फॉरेन पॉलिसी भी अगर आप बात करें तो बहुत सीरियस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ वगैरह स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन जब दफ्तर खारजा स्टेटमेंट देती है तो वो एक सीरियस पॉलिसी स्टेटमेंट होता है रियासत की तरफ से। तो इससे अंदाजा होता है आपको कि किस कदर, और ये तो मेरा पहले ही मौकफ था कि जो भी जितनी कोशिश हो रही है अल्टीमेटली लगता ही है कि चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं, और ये जो स्टेटमेंट है दफ्तर खारजा के तर्जुमान की, ये उसी की अक्कासी कर रही है। कामरान, ये जो तर्जुमान ने जो स्टेटमेंट दिया, इसका कोई बैकग्राउंड है? क्या अफगानिस्तान की तरफ से कोई बयान आया था जिसको उन्होंने उसके जवाब में ये स्टेटमेंट आई है, या ये हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है? जो हालात हुए हैं, जो पिछले हफ्ते चंद बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उसके बाद ये स्टेटमेंट आई है। देखें, ये सवाल उनसे हुआ था क्योंकि यूजुअली ये सवाल बनता भी है कि जो अंडरस्टैंडिंग तो यही थी कि कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा, लेकिन ऊपर तले जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, इस्लामाबाद को ले लें, फिर FC पेशावर हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ, और ये जब कार्रवाइयां जारी, तो इस तनाजुर में जब सवाल हुआ था तो उस पर उन्होंने वजाहत की कि क्या वो इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, क्या सीज फायर होल्ड कर रही है? तो उन्होंने कहा कि सीज फायर होल्ड नहीं कर रही। और फिर इसी हफ्ते जो DG ISPR हैं उन्होंने भी कुछ सहाफ़ियों के साथ बात की थी। आज उसका एक जो स्टेटमेंट है, जो वीडियो स्टेटमेंट है, वो भी सामने आया है, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीज फायर के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से कुछ इंसिडेंट हुए हैं, जो अफगान फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान की साइड पर चेक पोस्टों पर हमले करती हैं। पर्पज़ उनका ये होता है कि ताकि जो DG ISPR का कहना है कि जो वहां से दहशतगर्द अनासर हैं उनको पाकिस्तान की तरफ आने का मौका मिले। तो ये जो स्टेट का नैरेटिव है, DG ISPR के स्टेटमेंट को देखें, दफ्तर खारजा के तर्जुमान के स्टेटमेंट को देखें, तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है जो भी इस वक्त सिफारती कोशिशें अगर कहीं हो रही हैं तो इसका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि हमने तमाम ऑप्शन तो अप्लाई कर लिए हैं, इकोनॉमिक लेवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेड अभी भी सस्पेंडेड है, रेफ्यूजीज वापस जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रेशर भी उनके ऊपर डाला हुआ है, कतर कुछ नहीं कर सका, तुर्की कुछ नहीं कर सका, हमारी तीनों इकदाम उन पर प्रेशर तो सस्टेन करवा रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं निकला। तो क्या ये इसी तरह एक यही स्टेटस को चलता रहेगा, या इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने की एक्सपेक्टेशन है? देखें, स्टेटस को ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब मेरे पास कोई जो मेरी अपनी असेसमेंट है, ऑपरेशनल डिटेल तो नहीं है। मुझे लगता है कि हम किसी बड़े उस तरफ बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ, और जो पाकिस्तान मुज़ाकरात को एक मौका दे रहा था और अभी भी दे रहा है ताकि किसी को कोई गिला शिकवा ना हो, और उसमें जो 2-3 और चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी और उसको भी देखने की ज़रूरत है। मसलन इस हफ्ते 2 और बड़े वाक़यात हुए हैं। एक वाशिंगटन में आपको पता है कि वाक़या हुआ है जिसमें एक अफगान जो शहरी है जिसको असालम दिया गया था हाल ही में, और जो अमरीकी CIA के लिए काम करता था, उसने जो अमरीकी नेशनल गार्ड्स तैनात हैं उन पर फायरिंग की। एक जो खातून थी उसमें वो मारी गई हैं, एक शदीद जख्मी है। और उसके बाद जो रिएक्शन है उसे अमरीकी सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट अगर आप देखें तो बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, पाकिस्तान ने मजम्मत की है, और पाकिस्तान ने याद कराया है कि कैसे अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी ये दहशतगर्द ग्रोह जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरे रीजन के लिए और इंटरनेशनल जो पीस है उसके लिए खतरा है। दूसरा जो वाक़या है दैट इज इवन मोर सिग्निफिकेंट कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में 3 चाइनीज वर्कर मारे गए हैं, और ताजिकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि ये अफगानिस्तान की साइड से, उन्होंने कोट एंड कोट क्रिमिनल्स को कहा है कि उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक किया जिसके नतीजे में 3 जो हैं वो चाइनीज वर्कर मारे गए। तो ये तो ज्यादा सीरियस उस पर भी पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अगर आप देखें तो इससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का मौकफ है उसको तकवीयत मिल रही है कि पहले तो अफगान तालिबान कहते थे ना कि बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ताजिकिस्तान में ये वाकया होना, और फिर तालिबान ने उसको डिनाई नहीं किया,
उन्होंने एडमिट किया, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में उन्होंने कहा है कि ये काम उन ताकतों का है जो इस रीजन में अमन नहीं चाहती। कहीं ना कहीं शायद इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करने की कोशिश करें कि हम शायद इसमें मुलविस हैं। बल्कि जो माइकल कुगलमैन है, साउथ एशियन एक्सपर्ट है, उन्होंने तो कहीं हिंट दिया है कि ये टीटीपी का काम है, कि टीटीपी के पास भी अब ये सलाहियत आ गई कि वो ड्रोन जो हमले हैं वो कर सकते हैं। और एवरीबडी नोज कि टीटीपी अब किसकी प्रॉक्सी है, चाइनीज को टारगेट करने में किसका मफाद है। तो काफी ये जो हालात हैं उस तरफ जा रहे हैं जिसमें शायद पाकिस्तान इवेंचुअली कोई डिसाइसिव जो है वो फैसला करेगा इस हवाले से। मेरे ख्याल यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए इक़दाम की, उससे अफगानिस्तान क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी क्या कोलैटरल डैमेज हो सकता है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाशिंगटन में जो वाकया पेश आया है उसको अमेरिका ने और अमेरिकी सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है और उसके इमीडिएटली उसके आफ्टर मार्थ में कुछ ऐसे इकदाम लिए हैं जो मसाइल पैदा कर सकते हैं उन ममालिक के लिए, उन शहरियों के लिए जो या तो अमेरिका में पनाह लेना चाहते हैं या जिनके केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। अब ये जो शख्स जिसको आइडेंटिफाई किया गया अफगान शहरी 29 साल, ये 2021 में अमेरिका गया था और ये CIA के लिए 10 साल तक वो काम करता रहा और फिर उसको 2024 में असाइलम दिया गया था और असाइलम देने के बावजूद अपनी फैमिली के साथ ये वाशिंगटन में रहता था। अब ये नहीं पता कि ये इसका इंडिविजुअल एक्ट था, इसके पीछे कोई ग्रोह शामिल है, नोबडी नोज, तहकीकात हो रही है। लेकिन उसका नजला अब तमाम जो बाकी अफगान उनके ऊपर गिरा है। इमीडिएटली जो बाइडेन दौर का ये प्रोग्राम था कि ऐसे तमाम अफगान नेशनल जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया था ड्यूरिंग देयर वॉर, वो जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दिया गया। नॉट जस्ट दैट, बल्कि वो जो अफगान नेशनल जो तीसरे कंट्रीज में इस वक्त इंतजार कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में भी मौजूद है ऐसे अफगान शहरियों की जिन्हें इवेंचुअली अमेरिका जाना है, उस जो प्रोग्राम है उसको भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने खत्म कर दिया है। तो ये इसमें जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए पहले भी चैलेंज था। इवन पाकिस्तान ने तो आर्जी तौर पर इन लोगों को अपने आप पनाह दी थी और यही कहकर दी थी कि वक्ती तौर पर ठीक है, हम मदद करते हैं, अमेरिका की या बाकी मगरबी ममालिक हैं, बट इवेंचुअली ये इनको ले जाएंगे। अब जब ये ऑलमोस्ट लगता ये है कि शायद ये परमानेंटली प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ये पहले वाजे कर चुका था, एक डेडलाइन है कि अगर उसके तक नहीं वो करेंगे ऐसा तो फिर पाकिस्तान मजबूरन इन तमाम जो अफगान नेशनल है इनको वापस अफगानिस्तान भेज देगा। दो तीन चीजें इसके अंदर, एक तो ये है ना कि पाकिस्तानीज भी इससे क्या इफेक्ट होंगे अदर देन कि जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या ये जो प्रोग्राम बंद किया गया ये तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए मेरा ख्याल बंद कर दिया, तो क्या इसका इम्पैक्ट? इसमें दो चीजें हैं। एक तो जाहिर है कि जो भी असाइलम वहां पे लोग लेते हैं ज्यादा जांच पड़ताल स्क्रूटनी होगी। उसके अलावा जो 19 ममालिक हैं, ये भी कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि रिवर्स जो माइग्रेशन है या उनके जो केसेस ऐसे अफराद जिनको पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है या जिनको नेशनैलिटी दी गई है, तो ट्रंप इंतजामी ने कहा है कि उनके केसेस को भी रिव्यू करेंगे। लेकिन लकीली जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, बात की है, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है अभी तक। तो वो अफराद जो ऑलरेडी जिनके पास पाकिस्तानी है, ग्रीन कार्ड है, नेशनैलिटी है, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो बात की बात है। बट अभी तक पाकिस्तान का उसमें नाम शामिल नहीं है और थैंक्स टू जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो अच्छे ताल्लुकात हैं, शायद उसकी वजह से इसमें दूसरा जो सवाल कामरान पैदा होता है, जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं जिन्होंने अमेरिका जाना था, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ काम किया था, सपोर्ट किया था जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनको। तो अगर पाकिस्तान उनको जबरदस्ती वापस भेजता, अमेरिकन तो अब नहीं ले रहे उनको एज पर दिस स्टेटमेंट, तो अगर पाकिस्तान जबरदस्ती भेजता तो उनकी तो फिर जिंदगी को खतरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी तलाश में अफगान तालिबान खुद है। तो इसके हवाले से क्या कोई पाकिस्तान और अमेरिकन हुकाम के दरमियान कोई राब्ता हुआ है, कोई इसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही है, या ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया ये वापस जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान और जो अमरीकी हुकाम के दरमियान इस इशू के ऊपर बड़ा रोबस्ट किस्म का एक रहा है कॉन्टैक्ट, और अभी भी कॉन्टैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा वाजे था, क्योंकि अब तो 4.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। पाकिस्तान का ये ख्याल था कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ये लोग पाकिस्तान में रहेंगे, उसके बाद अमेरिका और बाकी जो और कंट्रीज के भी लोग थे जिन्होंने सेटल होना था उनको फिर भेज दिया गया था वहां पे। तो बातचीत तो पाकिस्तान की हो रही थी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। पाकिस्तान ने ताउन पाकिस्तान अभी तक करता रहा है, लेकिन अगर खुद ही अमरीकी इंतजामिया ऐसे लोगों को अबैंडन कर देती है तो फिर तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं होगा। इसमें एक कैच जरूर है, अभी ऐलान हुआ है, पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होगा। मसलन एक वजाहत ये भी आई है कि अभी सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी केसेस ऐसे अफराद के हैं
उनको बेशक आप जांच पड़ताल जारी रखें, उस पर कोई हतमी राय ना दें, यानी कि फैसला ना करें फाइनल कि इसको आप एडमिट करेंगे या एडमिट नहीं करेंगे। यानी कि जो फाइनल फैसला है कि अगर कोई भी एक अफगान शहरी है जो एलिजिबल था अमेरिका जाने के लिए और उसका केस प्रोसेस हो रहा है, तो उस पर फाइनल फैसला ना दें। फाइनल फैसला तब तक ना दें जब तक इसके हवाले से कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो जाती। लेकिन अगर अमेरिका उनको खुद ही अबैंडन कर देता है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी बड़े वाज़ेह है कि फिर ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, इनको अभी भी जो अमरीकी जो एम्बेसी है, जो भी फंडिंग है वो कर रहे थे, होटल्स में बाकी जगहों पे ठहराया था। और अगर ये पॉलिसी तब्दील हो जाएगी और उनको पाकिस्तान वो वैसे भी नहीं रह सकेंगे या किसी और मुल्क में भी नहीं रह सकेंगे, तो फिर इवेंचुअली शायद पाकिस्तान को वापस भेजना सारी चीज़ के अंदर जो नुकसान हो रहा है, जो हमेशा इस तरह के वाकयात में होता है, आम लोगों का हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात वो नॉर्मल नहीं है, ट्रेड बंद है। ट्रेड बंद होने से ज़्यादातर जो नुकसान है वो अफगान शहरियों का हो रहा है। उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो फ्रूट्स हैं, वो पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे। हमारा भी कुछ नुकसान है इन द सेंस कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका लॉस है। और अगर अमेरिकन के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो ये और ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो चले इकोनॉमिक लॉस है, उस केस में तो उनकी जो लाइफ एट स्टेक है। तो प्रॉबली शायद ये एक मेरा ख्याल इसकी विश करना भी आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि जो अफगान तालिबान का एक उनका स्टांस रहा है, अगर तो वो इसको सॉफ्टन करते हैं तो फिर मामला कुछ ठीक हो सकते हैं, वरना द प्राइस विल बी पेड बाय द अफगान तालिबान से किसी फ्लेक्सिबिलिटी की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। बट इसमें दो लेसन्स हैं। एक तो आप जब इस तरीके से अमेरिका के लिए खास करके काम करो तो उन पर एतबार आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जाहिर है कि जो सबसे बड़ा इशू है कि ये जो वाकया वाशिंगटन में हुआ है, अब तहकीकात होंगी तो पता लगेंगी। अगर ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, उसमें कोई और इस तरह का मसला मसाइल नहीं है, तो मे भी फिर उसमें कोई गुंजाइश निकल आए। लेकिन ये तो अब पूरी दुनिया में हो रहा है और ट्रंप तो वैसे ही इमिग्रेशन के खिलाफ थे, उनको तो एक मौका चाहिए था और जैसे ही उनको ये मौका मिला है तो उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि सम टाइम इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो आमतौर पर नज़ला उन पर भी गिरता है जिनका बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।